Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to Parliament's library service, opening new doors for Parliament's library service. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ डिबेट्स, डिस्ट्रप्शंस, पॉलिटिक्स सिर्फ इस काम के लिए नहीं है. उसका एक बड़ा मीनिंग है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो हमारा, जहाँ पर हम लॉ मेकिंग की बातें करें. हमें कंट्री के लिए काम करना है, वहाँ पर इसलिए लोग बैठे हैं. गवर्नमेंट अकाउंटेबल ठहराई जाए, पॉलिसीज़ जो बनी हैं उनका एनालिसिस करा जाए, नए लॉज बनाए जाएं, क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है. तो मतलब बेसिकली लॉ मेकिंग के लिए है हमारा पार्लियामेंट, हर पॉलिसीज़ और इन सब के काम के लिए. ये सिर्फ डिबेट्स, डिस्ट्रप्शंस, पॉलिटिक्स इन सब से ऊपर उठ के है हमारा पार्लियामेंट. तो अगर क्वालिटी लेजिस्लेशन करनी है, क्वालिटी लॉज बनाने हैं, तो ऐसे ही नहीं अंधाधुंध बैठ के आप बना सकते. किसी को भी इतना कोई परम ज्ञान नहीं है कि ऐसे ही बैठ के बना लेगा. उसके लिए प्रॉपर रिसर्च, डाटा एनालिसिस, प्रिडिक्शंस, ट्रेंड्स, ये सब स्टडी करने की ज़रूरत है. और उन सब में काम आता है रोल ऑफ लार्जेस्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च विंग ऑफ पार्लियामेंट. तो लार्जेस्ट बेसिकली क्या है? लाइब्रेरी, रेफरेंस, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस. तो ये प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट है, ऑफरिंग डिजिटाइज एक्सेस टू स्पीचेस, बुक्स, रिपोर्ट्स. पर लेकिन ये रिएक्टिव नहीं है, बट ये रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है. रिएक्टिव का मतलब कैसे कि अब एमपी को खुद जाके इससे ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे डिमांड करनी पड़ेगी. मतलब इसका ऐसा नहीं है कि ये खुद से, मतलब इसमें कोई लोग प्रॉपरली ट्रेंड्स एनालिसिस कर रहे हों या ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें देख रहे हो हमें कहाँ क्या फ़ायदा हो सकता है. कोई भी ऐसे ट्रेंड्स वगैरह सर्च करने पे या डिस्कशंस में ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है यहाँ पे. मतलब कोई खुद से मतलब सजेशंस दी जाए गवर्नमेंट को कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये ऐसे एनालिसिस चल रहे हैं, तो आपको आने वाले टाइम के लिए इस तरह लॉज बना लेने चाहिए या ये कर लेना चाहिए. वैसा कुछ नहीं चल रहा है. आप जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको आंसर मिल जाता है. लिमिटेड टू इंटरनल आर्काइव्स, नो ओरिजिनल रिसर्च और ट्रेंड प्रिडिक्शन. लो यूसेज बाय एमपीज़. ऑल्दो ये एक्सेलेंट है, पर फिर भी कुछ ही एमपीज़ जाके पार्लियामेंट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं. काफ़ी ज़्यादा लोग अपना पॉलिटिकल एड्स या फिर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए. पर लेकिन हमें पता है हम जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या पॉलिटिकल एड्स अगर यूज़ करेंगे तो उनका बहुत बायस सा ओपिनियन होगा, उनका पॉलिटिक्स के रिलेटेड ओपिनियन होगा. अपने कैसे पॉलिटिकल एजेंडाज अपने स्ट्रॉन्ग करी जाए, ना कि कंट्री के लिए क्या करा जाए. उसके लिए तो पॉलिटिकल एड्स का क्या ही लेना देना होगा ना उससे. लैम फेलोशिप, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू एमपीज़, ये गैप ब्रिज करने की कोशिश करते हैं. सिर्फ 40-50 एमपीज़ हैं आउट ऑफ 800 जिनके पास एक लैम फेलो है. ये इफेक्टिव है बट शॉर्ट टाइम और लिमिटेड स्केल पे, हर एक के लिए नहीं है हमारे पास. लिमिटेशन ऑफ करंट रिसर्च सपोर्ट. तो जो इनपुट्स एमपीज़ को दिए जाते हैं वो यूजुअली बायस्ड हैं, फैक्चुअली वीक हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज से दिए जा रहे हैं स्पेशली. तो लार्जेस्ट क्या है, वो आइसोलेशन में काम करता है, उसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है बाहर की दुनिया से. थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़, उसे बस अपने में ही लेना देना है. तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है हमारे पास क्वालिटी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए. ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री रिसर्च यूनिट्स. तो बाकी कंट्रीज अब क्या कर रही हैं, उनके पास प्रोएक्टिव, कोलैबोरेटिव और रिसर्च ड्रिवन सिस्टम्स हैं. अब जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस है, वो क्या करती है, वो ग्लोबल ट्रेंड्स को स्टडी करती है, पॉलिसीज़ पढ़ती है और क्या डाइजेस्ट, मतलब कि रिजल्ट्स क्या निकले, क्या उनके इंसाइट्स थे, वो निकालती है. फिर अर्जेंटीना जोकल कनेक्ट्स पार्लियामेंट्स विद साइंटिस्ट, रन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ठीक है. फिर फ्रांस, मेक्सिको, इजिप्ट, स्वीडन, इन सब के भी रिसर्च बैक डिसीजन मेकिंग हो रही है वाया एक्सपर्ट पार्टनरशिप्स. हाउ इंडिया कैन इम्प्रूव लार्जेस्ट. तो हम इसको एक प्रोएक्टिव रिसर्च हब में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम रिफॉर्म सजेस्ट क्या कर सकते हैं कि हम टॉप अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ, थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेट करें, अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे इसमें लाएं, यूएन के, वर्ल्ड बैंक के, ओईसीडी के. फिर हम रिसर्च फेलोज, स्कॉलर्स, कंसल्टेंट्स को इंक्लूड करें. डिफ़ाइन करें मैंडेट, क्या यूज़र एलिजिबिलिटी रहेगी एमपीज़, रिसर्चर्स और पब्लिक के लिए. कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स क्या होंगे. टर्न अराउंड टाइम्स, मतलब अगर क्या काम दिया है तो कितनी देर तक आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या चीज़. वाई इट मैटर्स. दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अबाउट बेटर लॉज. इन्फॉर्म डिबेट, स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी. हम सिर्फ मिस्ड इन्फॉर्म पॉलिसीज़ या रॉन्ग जो हम पॉलिसीज़ बना के कोई रिज़ल्ट ना आए, उसमें पैसा भी लग जाए, हम
इस पे अपने नेशन को नहीं जाने दे सकते, नेशन का बहुत पैसा वेस्ट होता है उससे। एक मॉडर्न लार्जेस्ट क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो गैप है वो ब्रिज कर सकता है, एक सिटीजन ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रेडी टू मर्डर मोस्ट फाउल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात है, हमें पता है 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग्स थी कि कस्टोडियल वायलेंस, डेथ, ये सब नहीं इंडिया में होनी चाहिए, पर वो आज भी चलते हैं। पुलिस अपना थर्ड डिग्री टॉर्चर यूज़ करती है और फोर्स कन्फेशंस निकलवाती है सस्पेक्ट से। क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा पुअर ही इसमें परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिच का कुछ ख़राब हो जाता है, वो बस किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसको बस किसी तरह मनवाओ करो, बस क्या पता नहीं क्या इसमें किसको मज़ा आ रहा है, क्या है वो अलग बात है। केस ऑफ अजीत कुमार तमिलनाडु। अब अजीत कुमार एक यंग मैन थे जिसको इलीगली डिटेन कर लिया गया। पहली बार तो कोई एफआईआर नहीं थी। एक्यूज़ किया कि उसने एक वुमेन की ज्वेलरी चुराई है और ऑर्डर्स पे डीएसपी के उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। कोई एफआईआर, कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं थी, वो टॉर्चर से ही मर गया और थेफ्ट अभी भी अनप्रूवन है। कोर्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम जो मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने कॉल किया कि पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम था ये, और ये केस है स्टेट किलिंग का इट्स ओन सिटीजन, विक्टिम्स ऑफन फ्रॉम अप्रेस्ड बैकग्राउंड्स। तो ज़्यादातर जो कस्टोडियल टॉर्चर के विक्टिम्स बनते हैं वो ज़्यादातर मार्जिनलाइज या पुअर कम्युनिटीज़ के होते हैं, वो इजी टारगेट्स माने जाते हैं, इसीलिए वो इस तरह से उनके साथ किया जाता है। पॉलिटिकल रिएक्शन, सीएम एमके स्टालिन रिस्पॉन्स। तो अब 9 महीने रह गए इलेक्शंस में, तो इसलिए उन्होंने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, नहीं तो हो सकता है इस केस को कोई पूछता भी नहीं। 7 लोग सस्पेंड किए गए, चलो जो भी किया उन्होंने कंपनसेशन वगैरह करी है, पर लेकिन अगर पास्ट केसेस से देखा जाए तो आगे तो इन केसेस को इग्नोर ही कर दिया जाता था। पहली बार अब अगर उन्होंने आगे तो सीएम ने इन सब चीज़ों के बारे में बोला नहीं। वट स्टिल नीड्स टू हैपन, तो सीएम स्टेलिन मस्ट एक्ट अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर्स ऑल्सो। एक फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन और अकाउंटेबिलिटी आगे से होनी चाहिए टू प्रिवेंट सच ब्रुटैलिटी इन फ्यूचर। बिगर पिक्चर क्या है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो डिमांड करती है कि अपना जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि टॉर्चर करे। पुलिस रिफॉर्म, स्ट्रिक्ट लीगल इन्फोर्समेंट और ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग आर क्रूशियल। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये पब्लिक का ट्रस्ट इरोड करते हैं, लोग आधे तो फिर कंप्लेंट्स लिखवाने ही नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ यूएस इम्पीरियलिज्म अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे यूएस अपनी मर्जियाँ चलाई जा रहा है। कभी न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान की एक 12 दिन की वॉर चला दी, फिर अटैक कर दिए जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट किया और अनप्रवोक थे। एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन का, इराक, फिर अफगानिस्तान ऑक्यूपेशन, सीरिया, लिबिया। देन इज़ द यूएस स्टिल एक्टिंग लाइक अ इंपीरियलिस्ट पावर। तो यूएस कोशिश कर रहा है अपनी लॉस्ट डोमिनेंस को वापस लाने की अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तौर पे। एक टिपिकल ग्लोबल वॉर की तरह बिहेव कर रहा है, अपनी मिलिट्री माइट बिना किसी ग्लोबल कंसेंसस के यूज़ करी जा रहा है। डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर एंड राइज ऑफ चाइना। तो हम देख रहे हैं यूएस की जो हेजेमनी है वो वीक कर रही है इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। चाइना राइज कर रहा है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, टेक इनोवेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। यूएस चाइना रिवेलरी एक तरह से नई पॉलिटिक्स डिफाइन कर रही है और एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ लेके जा रही है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड अदर राइजिंग पावर्स। तो एक बायपोलर वर्ल्ड में कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनके पास इन्फ्लुएंस कम है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहाँ पे मोर देन 2 बिग पावर्स हो अलाउस फॉर बैलेंस पावर एंड बेटर ग्लोबल कॉपरेशन। तो इंडिया अभी इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं यूएस की तरफ लाइन कर रहा है, जैसे क्वाड वगैरह के ग्रुप्स के कारण भी। तो वो अपना एक न्यूट्रल स्टैंड इतना अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा है। दिस रिड्यूसेस इंडियाज़ एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन ग्लोबल इशूज़। इंडियाज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन डिप्लोमेसी। तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान एंड इसराइल का जो अटैक है। उन्होंने, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, तो भी यूएस स्ट्राइक को कंडेम नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। उसने अपने आप को इंटरनेशनल स्टेटमेंट से भी डिस्टेंस कर लिया जो भी यूएस इसराइल एक्शंस के अगेंस्ट थी। तो ये अलाइनमेंट इंडिया के लिए एक न्यूट्रल ग्लोबल लीडर वाला कार्ड खेलने पे अगेंस्ट जा रहा है। इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलेमा। तो इंडिया फेस कर रहा है टेरिटोरियल थ्रेट्स फ्रॉम चाइना और उसको अलाइज चाहिए यूएस, फ्रांस या फिर यूएसए जैसे फॉर सिक्योरिटी, फ्रांस, रशिया जैसे फॉर सिक्योरिटी। सेम टाइम पे इंडिया चाहता है कि वो लीड करे और नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग्स का पार्ट हो लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ।
तो क्लोजली टाइड टू वन पावर इंडिया की क्रेडिबिलिटी और ऑप्शंस को लिमिट करेगा. चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स एंड एस तो एस ऑफन चाइना डोमिनेटेड देखी जाती है. ब्रिक्स ग्रो करा है पर लेकिन अभी भी कॉमन पोजिशंस जो है ऑन की इशूज़ वो लैक करता है. Still, these platforms are important for global South unity and countering Western dominance. India should take stronger position to defend sovereignty and global law when part of such forums. सो वाई द ग्लोबल साउथ मैटर्स. तो यूएस एक्शंस जैसे कि ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा. इकोनॉमिक डैमेज, जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल क्राइसिस इन दीज कंट्रीज़. तो ग्लोबल साउथ को स्ट्रॉन्ग अलायंस की ज़रूरत है टू स्पीक अप अबाउट द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ट्रेड इनक्वालिटी, डेट क्राइसिस. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड एक बेटर फ्यूचर ला सकता है. शेयर्ड पावर, ग्लोबल कन्वर्सेशंस और रिड्यूस डोमिनेंस हो किसी भी सिंगल कंट्री का. ग्लोबल फर्म्स अपना इंडिपेंडेंटली काम करें बिना किसी प्रेशर के. तो इट इज़ बेटर फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया विच सीक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो कंक्लूजन इज़ कि जो वर्ल्ड है अब वो यूनिपोलर से मोर कंटेस्टेड पावर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है. तो यूएस क्या कर रहा है, वो अपना डोमिनेंस प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है वाइल चाइना राइज कर रहा है. कंट्रीज जैसे कि इंडिया challenges to balance security needs with independent diplomacy and to strengthen the voice of the global south in shaping a fairer world order. Thank you. That's for the articles today.